हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आपके सिलेबस की वीडियो भेजी थी। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है उसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद दो चैप्टर हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों ही चैप्टर में से आपको कोई एक चैप्टर करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially, aristocracy and the new middle class. Socially and politically, landed aristocracy was the dominant class on the continent. देखिए, अरिस्टोक्रेसी यानी कि जिसमें पावर जो होती है, अरिस्टोक्रेसी एक तरह से इसमें भी क्या होता है कि जो पावर है, जैसे कि मोनार्की में होता है, डिक्टेटरशिप में होता है कि पावर पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का कब्जा होता है, इसी तरह से अरिस्टोक्रेसी में होता है। यानी कि इसमें जो कॉमन पीपल होते हैं उनके पास किसी तरह के कोई राइट, कोई अधिकार नहीं होते। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी कि यूरोप में सोशली और पॉलिटिकली जो क्लास थी, यानी कि जो डोमिनेंट क्लास थी, जिसका डोमिनेशन चलता था, ये वो क्लास थी जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड डेमोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी। यानी कि ये एक ऐसी क्लास थी जिसकी यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी चल रही थी, सोशली भी और पॉलिटिकली भी यही लोग डोमिनेट कर रहे थे पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न। इस क्लास के जो भी मेंबर्स थे वो क्या थे, वो यूनाइट थे, एक थे बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। यानी कि इन लोगों का एक ही नज़रिया था और उस नज़रिए के ज़रिए ये लोग जुड़े हुए थे, यूनाइट थे। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, यानी कि रीजनल डिवीज़न के बावजूद भी ये लोग कॉमन वे ऑफ लाइफ के मातहत एक दूसरे के साथ यूनाइटेड थे। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेज। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेज। इनके टाउन हाउसेज वगैरह वो सब इन्हीं के अंडर में आते थे। दे स्पीक फ्रेंच फॉर पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी। वो कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। किसके लिए? डिप्लोमेसी के लिए। एंड इन दी हाई सोसाइटी, और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनको हाई सोसाइटी में कंसिडर किया जाता था। देयर फैमिलीज़ वर ओपन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब क्या था, इन लोगों की जो फैमिलीज़ थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, किसके ज़रिए? शादी ब्याह। यानी कि ये लोग आपस में शादी ब्याह करते थे जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाया करते थे। यानी कि एक ख़ानदान की बेटी दूसरे ख़ानदान में जाएगी, फिर उसकी दूसरे ख़ानदान, इस तरह से इनमें एक रिलेशन मेंटेन हो जाती थी। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो ये जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि ये एक स्मॉल ग्रुप था। अगर हम देखें, नंबर में देखें तो ये जो ग्रुप था, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, बट ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप था जिसकी अरिस्टोक्रेसी चल रही थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। हालांकि जो पीजेंट क्लास के लोग थे या जो फार्मर्स वगैरह थे उन लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस छोटे से लोगों की ही वहाँ पर डोमिनेशन चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करते थे। टू द वेस्ट, अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। तो जो वेस्ट हिस्सा है वहाँ का, वो उसको वो वहाँ का जो लैंड वगैरह है वो उस पर कौन किस तरह का ये जो फार्मिंग वगैरह काम, खेती बाड़ी, वो कौन करते थे? टीनेंट्स करते थे, और जो स्मॉल ऑनर्स होते थे वो। While in Eastern and the Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast states which were cultivated by सब। लेकिन अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग, यानी कि जो ज़मीन के मालिक होते थे, ये वो लोग होते थे जो बड़ी बड़ी ईस्टेट के मालिक, यानी कि जो मतलब ईस्टेट के मालिक होते थे। यानी कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्ज़े में होता था
और वो उस पर अपने लोगों के ज़रिए खेती बाड़ी का काम अंजाम देते। मतलब ये कह सकते हैं, मैं आपको आसान ज़बान में कह सकती हूँ कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, वहाँ पर जो ज़मीन जायदाद है उसके मालिक एक तरह से ज़मींदार होते थे लहें, और वो उन पर बाकी दूसरे लोगों की मदद से काम करवाया करते थे। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द वेस्टर्न इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखें तो पता चलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ थी, ट्रेड व्यापार, मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रीज वगैरह को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। क्यों? ताकि व्यापार किया जा सके, ट्रेड की जा सके, और जब वहाँ पर व्यापार और इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो वहाँ पर टाउन्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। यानी कि नए नए टाउन्स और कमर्शियल क्लासेस उभर कर सामने आ रही थी ताकि ये इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें और व्यापार कर सकें, ताकि जो मार्केट वगैरह है वहाँ पर ये अपने इंडस्ट्री में तैयार किए हुए प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्शन कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी? 18th सेंचुरी के हाफ में। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से शुरू हुआ, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मन स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अभी मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड से। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो एक नया सोशल ग्रुप उभर कर सामने आया। ये नया सोशल ग्रुप कौन था? ये वो लोग थे जो वर्किंग क्लास के लोग थे, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम किया करते थे। ये मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास के लोग कौन? जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे कि बिजनेसमैन, जैसे कि प्रोफेशनल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये एक नया क्लास उभर कर आया, नया सोशल ग्रुप उभर कर सामने आया। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप आर स्मॉलर इन नंबर। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वर्किंग क्लास का जो ग्रुप था वो उनकी तादाद कम थी 19th सेंचुरी तक। यानी कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में 19th सेंचुरी तक स्मॉल वर्किंग क्लास के लोग कम थे। इट वाज अमंग द एजुकेटेड, वहाँ पर कौन लोग पाए जाते थे? एजुकेटेड लोग, लिबरल मिडिल क्लास लोग। द आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी, अगर हम नेशनल यूनिटी की बात करें तो फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। तो देखो, नेशनल यूनिटी के लिए क्या ज़रूरी है? नेशनल यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि आप अरिस्टोक्रेसी का खात्मा कीजिए। जब अरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, जब अरिस्टोक्रेसी एबॉलिश हो जाएगी, तभी हम नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर सकते हैं। अगर अरिस्टोक्रेसी मौजूद रहती है और हम फिर उसके बाद बात करें नेशनल यूनिटी की, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम पहले अरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। देखिए बेटा, अगर हम नेशनल यूनिटी की बात करें तो इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ, जो यूरोप के लोग हैं वो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे थे। द लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द, जो वर्ड है, जो शब्द है लिबरलिज्म, उसे लिया गया है लैटिन वर्ड, जिसका लैटिन वर्ड क्या? लिबरल, जिसका मतलब क्या है? फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? आज़ाद, फ्री, यानी कि लिबर्टी, आप फ्री और फ्रीडम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म, ये जोर देता है फ्रीडम पर, आज़ादी पर। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। तो ये जो नया मिडिल क्लास जो उभर कर सामने आया था, ये लोग लिबरलिज्म के साथ खड़े हुए थे, आज़ादी की डिमांड कर रहे थे। कह रहे थे एक समाज में रहने वाले तमाम इंडिविजुअल्स को आज़ादी मिलनी चाहिए और कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर होने चाहिए। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेप्ट इन द, भाई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में भी, यानी कि गवर्नमेंट इस लिबरल आइडिया को अपने यहाँ फॉलो करे, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में तमाम लोग बराबर होने चाहिए। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी
and the clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. अब ये लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म किसकी बात कर रहे थे? लिबरलिज्म कह रहे थे कि अरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करिए, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का खात्मा करिए, आप लोगों की प्रिविलेजेस पर ध्यान दीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश कीजिए, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए जिसमें तमाम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठें और वो गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज को बनाएं, और वो पॉलिसीज़, वो लॉज तमाम लोगों के लिए होने चाहिए, यानी कि जो भी कानून पार्लियामेंट में बने वो तमाम देश, तमाम लोगों के लिए होने चाहिए। 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो स्ट्रेस द इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी ख़िलाफ़ थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। वो क्या कहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर किसका कब्जा होना चाहिए? सरकार का। बात समझ रहे हैं? Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Equality before law यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, did not necessarily stand। और ये कहना है कि भैया ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सल सफरेज, तो फिर क्या ज़रूरी है भाई? यूनिवर्सल सफरेज ज़रूरी है, यानी कि सब लोगों को बराबर राइट है वोट डालने का, सब बराबर अधिकार है वोट डालें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल से ज़्यादा का जो बंदा है वो वोट डाल सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, अब ये बता रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस यानी कि जब वहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पर जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर, वो क्या था? द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो उसमें ये कहा गया कि वोट डालने का अधिकार, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि वोट डालने का अधिकार उन लोगों को होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर है। अब एक बात बताइए, जब बंदे के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वोट डालने का अधिकार ही नहीं है कि वो उस देश का नागरिक ही नहीं हुआ? ये गलत है ना। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइफ। और क्या कहा गया कि भैया वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों, उनको हम ये पॉलिटिकल अधिकार नहीं देंगे, पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे, यानी कि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। और भाई क्या कहा गया? ये कहा गया, जैकोबिन ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन एडल्ट मेल को ये अधिकार मिलेगा जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। However, the Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced the women to the status of minors subject to the authority of the fathers and husband। अब नेपोलियन जो कोड था उसने क्या वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उसने जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो का जो प्रिंसिपल एक तरह से उसको एक लिमिट में कर दिया, रिड्यूस द विमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, औरतों का जो स्टेटस था उसको कम कर दिया। क्या कहा? सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, यानी कि ये जो वोट डालने का जो अधिकार है ये किसको होता है? ये फैमिली में फादर को होगा या हस्बैंड, यानी कि मर्दों को। थ्रू आउट द 19 एंड द अर्ली 20th सेंचुरी, 19 पूरे 19वीं शताब्दी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक विमेन एंड द नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी कि एक लंबे समय तक औरतें और वो मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उन्होंने वो इस चीज़ को लेकर अपोजिशन एक मूवमेंट चलाई जिसमें वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी उन लोगों के बराबर पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, उनके पास भी राइट टू वोट होना चाहिए, बिल्कुल उन मर्दों की तरह, उन मेंस की तरह सोसाइटी में जो कि प्रॉपर्टी के मालिक हैं। यानी कि अगर भाई किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो वोट डाल सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या वो सोसाइटी, समाज का हिस्सा नहीं है? आप उसे वोट डालने का अधिकार थोड़े नहीं छीन सकते हो। तो इन लोगों ने इसके लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट चलाई। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and the capital. In economic sphere, अगर हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, यानी कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो लिबरल्स थे वो किसकी बात कर रहे थे? फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट जो है ना वो फ्री होना चाहिए। मार्केट में किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसे दूसरा बंदा भी बना सकता है, वो भी ओपनली फ्रीली मार्केट में आकर उसको बेच सकता है, उस पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बंदिशन नहीं होगी। एंड द
एबोलिशन द स्टेट इम्पोज, और स्टेट किसी भी तरह की इकोनॉमिक स्फीयर में आम लोगों के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ऑन द मूवमेंट गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि मैंने जैसे भी आपसे कहा कि अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में बेच रहा है, उसी को दूसरा बना रहा है, तो दोनों ही बराबर हैं, उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, मार्केट में उस गुड्स को बेच सकते हैं, उन पर किसी तरह का कोई भी बंदिश या स्टेट अपनी तरफ से किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। यानी कि स्टेट लोगों पर किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी, जो नई मिडिल क्लास उभर कर सामने आई थी, उसने यही डिमांड की कि हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट हासिल होनी चाहिए, स्टेट हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अभी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 19th सेंचुरी में वो लोग जो जर्मन स्पीकिंग, यानी कि वो जगह जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, वहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जाम्पल आपको देते हैं हम। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो नेपोलियन ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की शुरुआत की, तो उसने कहाँ पर अपने इन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की शुरुआत की, लगभग 39 स्टेट से, कॉन्फेडरेशन स्टेट से। ईच ऑफ दिस पजेज इट्स ओन करेंसी, और ये कहा गया कि हर स्टेट की अपनी खुद की करेंसी होगी। वेट एंड मेजर ये खुद का अपना होगा इनका। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग। अब बता रहे हैं एक व्यापारी जिसने 1833 में सफ़र किया हम हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अपने सामान को बेचने के लिए, वुड हैड टू पास थ्रू 18 कस्टम बैरियर एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5%। और उस सफ़र में लगभग वो 11 बॉर्डर से गुज़रा, वहाँ पर उसने 11 बार कस्टम दिया और 5% कस्टम जो पे कस्टम ड्यूटी, यानी कि हर एक चीज़ पर, हर एक सामान पर लगभग उसने 5% उसका टैक्स दिया, कस्टम ऑफिस कस्टम ड्यूटी पे किया 5%। ड्यूटीज़ वर ओपन लीड अकॉर्डिंग टू वेट और मेजर ऑफ द गुड्स, यानी कि उसके पास जो सामान था उसके वज़न के हिसाब से उस पर कस्टम लगाया गया, जो भी चार्जेस थे। एज ईच रीजन हैड ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, क्योंकि क्या अनाउंस किया था नेपोलियन ने कि हर स्टेट का अपना खुद का वेट और मेजर का सिस्टम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मेजर वेट एंड मेजर ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब जब हर एक स्टेट का वेट एंड मेजर अपना सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि बंदा पहली जगह पहुंचा, कस्टम वहाँ दिया उसने, उनका अलग था। सेकंड जगह पहुंचा, वहाँ पर उसने उन्हें अलग अपना इस्टेब्लिश कर रखा, थर्ड जगह अलग, तो इससे उसका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो रहा था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वाज द ईली। अब जब क्लॉथ वगैरह के लिए क्या था, जो मेजर यूज़ करते थे वो था ईली, विच इज़ ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लैंड, यानी कि हर रीजन अलग अलग था इसका, यानी कि हर रीजन में लेंथ को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट था, अलग मेजर थे। एंड एनीली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल अबाउट एंड फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू। आप ये बात कर रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट में इस बात को लेकर, इस मटेरियल को लेकर, कपड़े को लेकर जो ईली था, जो कस्टम ड्यूटीज़ पे लगाए थे, वो क्या था, जो मेजर इसकी लेंथ थी उनके अकॉर्डिंग थी ये 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। मेंस में थी 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में थी, लेंथ की बता रहे हैं, मतलब अलग अलग मेजर जो थे वो वहाँ थी 5.6 सेंटीमीटर। एंड फेरीबर्ग में थी 53.5 सेंटीमीटर, यानी कि अलग अलग। अब जब अलग अलग वेट और मेजर यूज़ किए जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत टाइम। मान लीजिए जैसे कि 1 kg बराबर होता है 1 kg 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1 kg हम इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, यूपी में भी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बिहार में भी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एंड और भी राज्य जैसे कि उत्तराखंड है, जो पंजाब है, जितने भी राज्य हैं, राजस्थान है, हर जगह 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
अगर मान लीजिए यूपी में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बिहार में 1 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम, कि ऐसा हो तो ये आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यही था कि 29 स्टेट्स ने अपने अलग अलग खुद के मेजर्स को इस्टेब्लिश कर रखा था। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय अ न्यू कमर्शियल क्लास। अब ये इस तरह के जो हालात थे तो वो नई इकोनॉमिक क्लास के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे थे कि वो किस तरह से व्यापार करें, किस तरह से सामान का वो एक्सचेंज करें। ग्रोथ बाय न्यू, तो कॉमर्स जो नई कॉमर्शियल क्लास थी उसके सामने ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इकोनॉमिक टेरिटरी को इन्होंने कहा कि भैया जितनी भी इकोनॉमिक टेरिटरी है, यानी कि ये जो वेट मेजर लेंथ वगैरह है, सबको आप इसमें यूनिफॉर्मिटी लाइए। यूनिफॉर्मिटी यानी कि सब जगह सेम मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए। अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, और जो भी लोग हैं, जो भी कैपिटल सामान वगैरह है, उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इन 1934 अ कस्टम यूनियन, तो 1834 में कस्टम यूनियन थी, ज़ॉलरी रेन वाज फॉर्म्ड, एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ॉलरी रेन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शियन जॉइन बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। और इस यूनियन को बहुत सारे लोगों ने, जर्मन ने और पर्शिया वगैरह ने ज्वाइन किया। जर्मन के काफ़ी स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया, जिसमें यूनिफॉर्मिटी की बात की गई थी। यूनियन एबोलिश ट्रैफिक बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। तो इस यूनियन में क्या डिसाइड किया गया कि जो भी ट्रैफिक बैरियर्स हैं, जहाँ जहाँ कस्टम दिया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। और जो करेंसीज़ हैं, द रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 टू 2, और जो भी नंबर ऑफ करेंसीज हैं उनको घटाया जाए और उनको कितना कर दिया जाए, 30 से 2। यानी कि मतलब ये उनका अपना एक मेजर रहा होगा कि यानी कि सिर्फ इसके बीच में ही जो भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं या कस्टम जहाँ जहाँ लिया जा रहा है, तो वो इसके बीच में लेना चाहिए। नंबर ऑफ करेंसीज इस तरह से होने चाहिए, बाकी चीज़ों को कम कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। इसके अलावा जो रेलवे वगैरह का है सिस्टम है, उसको भी स्टिमुलेट किया गया। नेशनल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए तमाम नेशंस को यूनिफाई किया गया। यानी कि बात करें ना नेशनल यूनिफिकेशन, तमाम नेशंस को, तमाम उन 39 स्टेट्स को क्या किया गया, यूनाइट किया गया। फॉर किस लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और फिर इस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने क्या किया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को मजबूत किया। और उस वक्त जो नई उभर कर इकोनॉमिक क्लास आई थी, उसको भी काफ़ी हेल्प मिली। न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।